अति संयुग्मन होता है बंध रहित अनुनाद। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का इनके साथ बंधित यदि द्विबंध यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या हम कहें इस प्रकार से कार्बोनिल यौगिक के साथ इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन या हम कहें इलेक्ट्रॉनों ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इनका असंतृप्त या द्विबंधित यौगिकों के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन होता है। और इस प्रकार जो हाइड्रोजन कार्बन बंध के सिग्मा ऑर्बिटल के है यह निकटवर्ती द्विबंध के पाई ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करता है और इलेक्ट्रॉनों का इसमें क्या होता है विस्थानीकरण। यह प्रभाव क्या कराता है अति संयुग्मन और इसे नाथन बेकर प्रभाव या सिग्मा और पाई अति संयुग्मन या सिग्मा पाई प्रभाव भी कहते हैं। और यह वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इन्हें नाथन बेकर इफेक्ट भी कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं हमारे पास यह है एथिल कार्बन धनायन, हमारे पास क्या है एथिल कार्बन धनायन। तो अति संयुग्मन के लिए कार्बन हाइड्रोजन के यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आकर्षित हो तो हमारे पास क्या संरचना बनती है ये इस प्रकार से ये असंतृप्त हुआ और यहाँ H प्लस के रूप में। तो यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यह इस प्रकार का जो आपको ये संरचना दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं बंध रहित संरचना है। और इस प्रकार से इसकी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही यह अति संयुग्मित संरचनाएं बनती है। जैसे एथिल में हम बात करें तो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ ये पहली अति संयुग्मित संरचना दूसरी संरचना यहाँ से बनेगी कि इस बार इस H से इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य शिफ्ट होंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से यह संरचना बनती है और यहाँ पर बंध रहित अनुनाद यह कहलाता है। इसकी तीसरी संरचना हम देखें यह इस प्रकार इस H का इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होंगे और हमारे पास इस प्रकार से यह संरचनाएं बनती है। तो ये एथिल जो धनायन है इनमें हमारे पास 3 अति संयुग्मित संरचनाएं बनी हैं। अति व्यापन से कार्बन धनायन का स्थायित्व भी बढ़ जाता है यानी इस प्रकार अति संयुग्मन या इस प्रकार का जो अति व्यापन है कार्बन हाइड्रोजन बंध का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ जो अति व्यापन है इससे एथिल या हम क्या कहें कार्बन धनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। और इस स्थायित्व का अध्ययन करने के लिए हम आपको ये बता दें कि कार्बोधनायन है हम बात करें जैसे कि ये प्रत्येक कार्बोधनायन सबसे अधिक स्थायी है। दूसरा हमारे पास है द्वितीयक कार्बोधनायन इसका स्थायित्व इससे कम है। उसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक कार्बोधनायन का स्थायित्व इससे कम और सबसे कम होता है मैथिल का। मैथिल जो कार्बोधनायन है उसमें अति संयुग्मन नहीं है तो यहाँ पर इसका स्थायित्व सबसे कम है। अब इसके स्थायित्व का कारण है एक इसमें CH3 है इनका प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का अति संयुग्मन। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसमें अनुनाद रहित या अति संयुग्मित उतनी ही ज्यादा संरचनाएं बनती है और जितनी ज्यादा अति संयुग्मित संरचनाएं बनेंगी उस यौगिक का स्थायित्व या उस आयन का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले यह CH3 इस मैथिल से ये कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो हमारे पास यहाँ क्या अनुनादी संरचना बनेगी यहाँ CH3 इस कार्बन यानी यहाँ शिफ्ट है यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ H यहाँ पर यहाँ कोई बंध नहीं है इसे बोलते हैं बंध रहित अनुनाद। नेक्स्ट में यह कार्बन आएगा तो आप देखिए इसकी संरचना यहाँ CH3 और यहाँ H प्लस H उसके बाद यहाँ पर CH3 3 कार्बन यहाँ H प्लस H और H। इसके बाद संरचना जैसे 3 संरचनाएं इस अल्फा
हाइड्रोजन की बनी। उसी प्रकार से 3 संरचनाएं इन अल्फा हाइड्रोजन की 6 और 3 संरचनाएं इस अल्फा हाइड्रोजन की 9। तो इस प्रकार ये 9 प्रत्येक कार्बोनाइन की 9 संरचनाएं बनती है, जिनके कारण इसका स्थायित्व बहुत अधिक होता है। हम द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक में केवल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेंगी। यहाँ पर केवल 3 है और यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर संयुग्मन नहीं होगा। इस प्रकार अतिसंयुग्मन के कारण हम कार्बोनाइन के स्थायित्व की व्याख्या भी कर सकते हैं। इस प्रकार सेकंड हम स्थायित्व बता सकते हैं। प्रोपीन की बात करते हैं। ये हमारे पास है प्रोपीन की संरचना। प्रोपीन में स्थायित्व इस प्रकार से दर्शाते हैं हम। देखिए, ये हमारे पास है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि द्विबंध या जहाँ भी क्रियात्मक समूह होता है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन के अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो हमारे पास क्या संरचना बनेगी, यहाँ से यहाँ द्विबंध आ जाएगा, यहाँ CH और यहाँ CH2 पर ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस। किस से जा रहे हैं, H से, तो यहाँ क्या होगा, ये है प्लस बन गई। इसकी दूसरी संरचना क्या बनेगी, इस बार इस हाइड्रोजन से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होगा। तो आप देखिए यहाँ H यहाँ प्लस के रूप में रहेगा, यहाँ द्विबंध CH CH2 माइनस। तीसरी हम देखें तो इसका इस बार इस हाइड्रोजन से विस्थानीकरण, इस प्रकार ये। तो आप देखिए प्रोपीन में भी हम अल्फा हाइड्रोजन से अतिसंयुग्मन दर्शा सकते हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे पास 3 अनुनादी संरचनाएं बनी, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। किसके साथ, असंतृप्त। असंतृप्त आपके पास यहाँ क्या है, एल्कीन है। अगर डबल बॉन्ड O कार्बोनिल होता तो यहाँ कार्बोनिल भी आप असंतृप्त की कंडीशन में ले सकते हैं। और अतिसंयुग्मन का सबसे अच्छा उपयोग या हम इसका कहाँ पर इसे यूज़ करेंगे कि जब हम कार्बोनाइन मध्यवर्तियों की स्टडी करेंगे, उस दौरान जब उनके स्थायित्व की बात होगी तो स्थायित्व को समझाने के लिए हम अतिसंयुग्मन का हेल्प या अतिसंयुग्मन को उपयोग में लेते हैं। अब नेक्स्ट है सह संयोजक बंध का विदलन या ब्रेकिंग या बंध का टूटना। 2 प्रकार से होगा। एक होता है हमारे पास समांश बंध विखंडन और एक प्रक्रिया होती है हमारे पास विषमांश बंध विखंडन। विदलन से अभिप्राय है कि सहसंयोजक बंध में 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, साझेदारी से बंध बनता है। तो इस बंध को जब बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु आपस में इन इलेक्ट्रॉनों को वापस अपनी ओर आकर्षित करते हैं या ग्रहण करते हैं या लेना चाहते हैं, तो यह क्या कहलाएगा, बंध का विदलन। ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है समांश बंध विखंडन और एक होता है हमारे पास विषमांश बंध विखंडन। समांश नाम से पता चल रहा है कि सांझित इलेक्ट्रॉन युग्म जब 2 समान परमाणुओं के मध्य होता है तो इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों परमाणुओं में बराबर यानी एक इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर बंध वियोजित होकर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यह कहलाता है समांश बंध विखंडन। और इसमें अस्थायी क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीशीज मुक्त मूलक का निर्माण होता है, जबकि विषमांश बंध विखंडन में 2 जुड़े हुए परमाणुओं में जो सहसंयोजक बंध है उनमें अधिक विद्युत ऋणी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो तत्व वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो एक परमाणु पर धनावेश आता है और एक परमाणु पर ऋणावेश, यानी यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, और यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और अधिकता क्यों है, क्योंकि B की विद्युत ऋणता A से अधिक होने के कारण यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार विषमांश बंध विखंडन से हमारे पास 2 अस्थायी क्रियाशील मध्यवर्ती बनती हैं। एक होती है कार्बोनियम आयन और एक होती है कार्बेनियन आयन। इन्हें हम धनावेशित
स्पीशीज़ कहते हैं और इन्हें हम ऋणावेशित स्पीशीज़ कहते हैं। ये मध्यवर्ती हैं जिनका निर्माण होता है। और मध्यवर्ती हमने देखा है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि देखते हैं तो अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान मध्य में मध्यवर्ती भी निर्माण होते हैं और इन मध्यवर्तियों के सहयोग से ही अभिक्रिया पूरी होती है और हमारे इच्छित प्रोडक्ट या उत्पाद का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि होमोलिटिक या समास बंध विखंडन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। सबसे पहले आप देखिए, इसके लिए आवश्यक कंडीशन है कि माध्यम कौन सा होगा, अध्रुवीय माध्यम, और उच्च ताप की कंडीशन होती है, या हम देखते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य होती है, या HNO की उपस्थिति में भी मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें मुक्त मूलक या अध्रुवीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं क्योंकि इनके लिए अध्रुवीय माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि विषमांश बंध विखंडन के लिए निम्न ताप की कंडीशन और ध्रुवीय माध्यम, इनके लिए निम्न ताप की कंडीशन और ध्रुवीय माध्यम की कंडीशन दी जाती है। इसी के साथ AlCl3 या FeCl3 ये माध्यम की उपस्थिति में भी यहाँ पर विषमांश बंध विखंडन होता है। इन्हें आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन आयन का निर्माण होता है। तो ये है हमारे पास सहसंयोजक बंध के विदलन के दो प्रकार, समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन। उसके बाद हम अब इनके एक एक करके तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है हमारे पास मुक्त मूलक। मुक्त मूलक में हम देखते हैं कि मुक्त मूलक एक प्रकार की उदासीन मध्यवर्ती स्पीशीज है। मुक्त मूलक क्या होती है बच्चों? उदासीन मध्यवर्ती स्पीशीज है। यह भी एक प्रकार की अस्थायी और क्रियाशील स्पीशीज है जिसके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मुक्त मूलक की। तो यह एक प्रकार की उदासीन मध्यवर्ती अस्थायी क्रियाशील स्पीशीज है जिसके पास विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और विषम इलेक्ट्रॉन के कारण ही मुक्त मूलक की प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है विद्यार्थियों, जिसमें हम देखते हैं कि यदि किसी तत्व परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, इलेक्ट्रॉन की युग्मित और अयुग्मित के आधार पर अगर हम अध्ययन करें तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में प्रकृति होती है अनुचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रकृति होती है अनुचुंबकीय और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह युग्मित होने का प्रयास भी करता है। ये है हमारे पास मुक्त मूलक। संरचना की बात की जाए तो इस प्रकार से हमारे पास मुक्त मूलक के लिए यह संरचना है कि यहाँ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसमें इसका संकरण यहाँ होता है बंध कोण 120 डिग्री और संकरण होता है यहाँ पर sp2। तो ये है हमारे पास मुक्त मूलक की संरचना और इसकी sp2 संकरण के कारण आकृति क्या होगी? समतल त्रिकोणीय या त्रिकोणीय समतल। उसके बाद जब हम मुक्त मूलक के स्थायित्व की व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि तृतीयक मुक्त मूलक यानी तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ मुक्त मूलक का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद द्वितीयक मुक्त मूलक का स्थायित्व उससे कम, उसके बाद प्राथमिक मुक्त मूलक का स्थायित्व उससे कम और मैथिल मुक्त मूलक का स्थायित्व सबसे कम होता है। और इसका कारण होता है अति संयुग्मन और CH3 का +I इफेक्ट। CH3 का क्या होता है? +I इफेक्ट। CH3 है +I के कारण यह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है। तो यह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रकार तृतीयक मुक्त मूलक का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाई बंध के अनुनाद के कारण भी मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ता है। पाई बंध के अनुनाद से भी मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ता है। तो इस प्रकार एरोमेटिक की जब बात की जाए तो तृतीयक एरोमेटिक सबसे अधिक स्थायी है, उससे कम स्थायी होता है द्वितीयक और उससे कम होता है प्राथमिक। ये है
हमारे पास मुक्त मूलकों का स्थायित्व। अब हम यहाँ देखते हैं विषमाश बंध विखंडन से कार्बोनियम और कार्बेनियन आयन बनते हैं। कार्बोनियम आयन में कार्बन जो धनात्मक कार्बन है इसके पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तो आप ये संरचना देखिए कार्ब धनायन की। यहाँ यह बंध sp2s अतिव्यापन, यह भी sp2s और यह भी sp2s। तो यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 6। एक बंध का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ कार्बोनियम आयन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। जबकि कार्बेनियन आयन की बात की जाए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ अतिव्यापन से है। उसके बाद यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और होते हैं, तो इसका संकरण होता है यहाँ पर sp3। और इन 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इसका अष्टक पूरा होता है और इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। ये है कार्बोनियम और कार्बेनियन आयन दोनों में डिफरेंस। इसके अलावा यह sp2 संकरित त्रिकोणीय समतल होता है, जबकि कार्बेनियन आयन है यह sp3 संकरित होता है। 3 बंध आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं यह भी बंध में काउंट होंगे, तो यहाँ संकरण क्या होगा, sp3। इसके अलावा इसका अष्टक पूर्ण है और यह ऋणात्मक या ऋण आवेशित अस्थायी मध्यवर्ती स्पीशीज है, और कार्बोनियम आयन है यह धनावेशित अस्थायी मध्यवर्ती स्पीशीज होती है। और यहाँ माइनस या इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह किसकी तरह व्यवहार करता है, लुईस क्षार की तरह भी व्यवहार करता है। अब अगर हम बात करें इनके स्थायित्व की, तो स्थायित्व के लिए आप देखिए तृतीयक कार्ब धनायन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें तृतीयक के अधिक क्यों है, क्योंकि इसमें अति संयुग्मन प्रभाव और प्लस आई इफेक्ट प्रभाव, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अति संयुग्मन और प्लस आई के कारण कार्ब धनायन का स्थायित्व सबसे अधिक है, क्योंकि अति संयुग्मन कहता है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी उतनी ही ज़्यादा अति संयुग्मित या अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, और इसी कारण इसका स्थायित्व भी बढ़ता है। उससे कम क्या होगा, द्वितीयक का, उससे कम क्या होगा, प्राथमिक, और सबसे कम कौन स्थायी होगा, मैथिल। अगर हम ऋणायन की बात करें तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर सबसे अधिक स्थायी होगा मैथिल, उसके बाद होगा प्राथमिक ऋणायन, उसके बाद होगा यहाँ द्वितीयक, और सबसे कम या अस्थायी कौन होता है यहाँ, तृतीयक कार्ब ऋणायन। और इसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, इस कारण इसका स्थायित्व, यानी ये कह रहा है कि कार्ब धनायन में प्लस आई इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट जुड़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। अगर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ जाएं तो इसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। माइनस आई का मतलब Cl, Br, Cn आदि ग्रुप जुड़ें तो इसका स्थायित्व कम होगा। जबकि कार्बेनियन आयन में माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप जुड़ने पर, इसमें माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ने पर स्थायित्व बढ़ता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट जुड़ने पर स्थायित्व कम होता है। ये था हमारे पास कार्बोनियम आयन और कार्बेनियन आयन, दोनों को एक साथ देखा हमने। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए लुईस क्षार की भांति भी व्यवहार करता है। इसी के साथ हम ये देखते हैं, हमने अभिकर्मकों की बात की थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं, ऐसे अभिकर्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, ऐसे अभिकर्मक हैं जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे हम बात करें AlCl3, BF3, H+, Cl+, इस प्रकार से धनावेशित आयन और ऐसे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता वह इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात धनावेशित आयन और अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक या आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि पूर्ण अष्टक वाले और जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यह किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। इसके अलावा ऋणावेशित आवेश वाले हैं, यह भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये था हमारे पास
सहसंयोजक बंध का विदलन, समास और विषमास, जिसमें हमने चर्चा की मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन और कार्बेनियन आयन। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आप देख लीजिए। जैसे आपको दिया हुआ है कि अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व के बारे में व्याख्या करनी है। CH2 CH इसमें आपको पहले अनुनादी संरचनाएं बनानी हैं और उसके बाद अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व के बारे में आपको बताना है। यहाँ हम जो अनुनाद के नियम या कंडीशंस देखी थी वो फॉलो होगी। सबसे पहले आप इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाइए। जैसे ये है आपके पास, तो इसकी अनुनादी संरचना के लिए ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब इस अनुनादी संरचना में इस CH2 पर यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ द्विबंध हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर तो यहाँ ऑक्सीजन पर यहाँ क्या आ गया माइनस। ये हो गई इसकी पहली अनुनादी संरचना। दूसरी अनुनादी संरचना आप कैसे बनाओगे, क्या बनेगी दूसरी इसमें कि हम देखें, जैसे दूसरा मार्क कर लेते हैं अपने, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएं, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएं, यहाँ जाते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इस कंडीशन में इसकी क्या संरचना बनेगी कि CH2 के ऊपर आएगा यहाँ माइनस, यहाँ CH, यहाँ द्विबंध ऑक्सीजन पे कमी हो जाएगी और यहाँ क्या होगा H। ठीक है विद्यार्थियों, यही बनेगी संरचना। हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास इस तरह से पहले 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, यहाँ इस संरचना में यहाँ 6 हो गए थे। अब देखिए ये है अनुनादी संरचना। आपको इस तरह से एक यौगिक दिया गया है, इसकी अनुनादी संरचनाएं बनानी है, तो ये बन गई। अब पूछ रहे हैं कि सबसे अधिक इनमें स्थायी कौन सी हैं, यानी आपके पास कितनी अनुनादी संरचनाएं होगी, यहाँ पर 3 हो गई अनुनादी संरचनाएं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो इनमें सबसे स्थायी कौन सी है, तो अनुनाद के नियम के अनुसार उस संरचना का स्थायित्व नहीं होता जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व पर धनात्मक हो और धन विद्युतीय तत्व पर ऋणात्मक, यानी ये यहाँ फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यह सबसे कम स्थायी है। सबसे अधिक स्थायी वो होगी जिसमें जितने ज़्यादा सहसंयोजक बंध हो। सहसंयोजक बंध काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं, उसके अलावा 2 यहाँ 8, 1 यहाँ 9, 9 हो गए। इसके पास कितने हैं 9, इसमें काउंट कीजिए, यहाँ पर 2 4 5, 5 ही हो गए और 2 ये कितने हैं 7, यहाँ काउंट कीजिए 2 3 4 5 और 2 7, यहाँ भी क्या है 7। तो सहसंयोजक बंध को देखा जाए तो ये दोनों में सेम है, इसका ज़्यादा, यानी सबसे अधिक स्थायी कौन सी होगी फर्स्ट। अब सेकंड और थर्ड में से कौन किसको स्थायी माने, तो यहाँ हम देखते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व पर क्या है ऋण आवेश और धन विद्युतीय पर क्या है धन आवेश, तो इस संरचना का स्थायित्व इस संरचना से अधिक होगा। इस प्रकार पहली संरचना का स्थायित्व सबसे अधिक, क्योंकि उसमें सहसंयोजक बंध की संख्या सबसे अधिक है। दोनों में, नीचे वाले दोनों में तुलना करें तो ऋण आवेश ऋण विद्युतीय तत्व पर और धन आवेश धन विद्युतीय तत्व पर होने पर यह कंडीशन अधिक स्थायी मानी जाती है। तो इस प्रकार हम यहाँ अनुनाद की सहायता से दी गई संरचनाओं के स्थायित्व की व्याख्या भी कर सकते हैं। थैंक्स।